हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम आलश तिवारी और आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई यहां से वेलकम देख लो आप लोग हमारी तरफ से। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। अब आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं कि तो जैसा आप जानते हो क्लास 12 मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज चल रही है जहां पर हम एनसीईआरटी के सारी एक्सरसाइज को, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। साथ में सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहां पर समझते हैं, देन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो आपको पता है कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हम उसी चैप्टर की जो दूसरी बुक्स हैं, जैसे आर.डी. शर्मा हुआ, आर.एस. अग्रवाल हुआ, या दूसरे जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे और वो भी सॉल्व करेंगे। मतलब अगर आपने इस सीरीज को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो फिर इसके बाहर का कुछ भी नहीं आना है आपके एग्जाम्स में और आप स्कोर कर सकते हो फुल मार्क्स। ठीक है, कहां तक पहुंच चुके हैं हम? तो चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले के जो वीडियो हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक करें, सारे कॉन्सेप्ट्स को बनाते हुए चलें एंड देन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें साथ में। ठीक है, तो आप चाहें तो पहले उन वीडियो को देख सकते हो, वरना मैं ऐसे समझाता ही हूं कि यहां पर भी आप आके अगर पहले वीडियो में बैठे हो तो भी आपको हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं सीधे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्या बोल रहा है भाई, हमने देखा था रिलेशंस क्या होते हैं इससे पहले, सेट्स का रिवीजन किया था, देन रिलेशंस क्या होते हैं पढ़ा था, देन हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी देखा था। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहां पर अब बात वही उसी टाइप्स ऑफ रिलेशंस की आती है और उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको यहां पर सॉल्व करने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिलेशन होते थे? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तीन टाइप के रिलेशंस होते हैं और अगर कोई रिलेशन इन तीनों ही रिलेशंस की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो वो बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है बात? तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, ये देखते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो वही हमें देखना है कि यहां पर जो भी रिलेशन आपको बनाकर दे रहा है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया रिलेशन आर इन द सेट ए। अब आपको पता है कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, तो वो भाई किन्हीं भी दो सेट्स के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होता है। तो यहां पर अगर बोल रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए, तो अब आप लोग ये पूछोगे कि एक ही सेट पे कैसे? तो भैया ए टू ए रिलेशन है, मतलब कि जो दूसरा सेट होगा वो भी ए ही होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ए कॉमा बी के हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो यहां पर हम ये बात जानते हैं कि जो पहला वाला जो हमारा एलिमेंट है वो पहले सेट से आता है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। यहां पर वो दोनों ही सेट कौन सा होगा? ए ही होगा। ठीक है, तो रिलेशन ऑन अ सेट ए का मतलब होता है रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, वहां पर उसका डोमेन, कोडोमेन दोनों ही क्या होगा? ए ही होगा। अब बोल रहा है ए जो है वो 1, 2, 3 से लेके 14 तक है। डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो रिलेशन आर जो है वो क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या है? ये भैया अपना x कोमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, जहां पर x a से आ रहा है, y भी a से आ रहा है। ठीक है, ये दोनों ही एलिमेंट्स a से आ रहे हैं, बट इनमें रिलेशन क्या है? तो इनमें रिलेशन है कि भैया 3x माइनस वाई जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। 3x माइनस वाई जो है, इसको रीड कैसे करते हैं? r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो भाई इन रिलेशन को कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं 1 से लेके 14 तक जो इस रिलेशन को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब हम उसको थोड़ा सा यहां पर देखते हैं अच्छे से कि भाई आपके पास जो सेट ए है, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, और जो सेट ए है यहां पर 1 से लेकर अप टू 14 सारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सेट है आपका। अब यहां पर मैंने बोला कि जो रिलेशन है वहां पर उस रिलेशन में आने का जो क्राइटेरिया है वो है भाई कि 3x माइनस वाई जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ऐसे हमको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए हैं x कोमा वाई। ठीक है, कि पहले वाले नंबर पे जब मैं 3 मल्टीप्लाई करूं और उससे दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं तो वो 0 आए। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब है कि 3x जो है वो y के इक्वल होना चाहिए। जो सेकंड वाला नंबर है ये फर्स्ट वाले नंबर के 3 टाइम्स होना चाहिए।
ठीक है, सेकंड वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर के 3 टाइम्स होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे पेयर बन सकते हैं? 1 से लेके 14 तक सारी गिनती गिनो, नहीं पढ़ा हो रिलेशन फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपसे सेकंड या थर्ड क्लास की जो नॉर्मल अपनी मैथमेटिक्स होती है वो पूछ रहा हूं कि आप 1 से लेके 14 तक में मुझे ऐसे 2 नंबर्स के पेयर बता दो जहां पर जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले नंबर के थ्राइस है, 3 टाइम्स है। तो सबसे पहला पेयर तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला पेयर तो हो जाएगा भैया 1,3। 1 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दूसरा मैं बताता हूं 2,6। 2 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा मैं बताता हूं 3,9। 3 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। देन मैं बोलता हूं 4,12। अच्छा, 1 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि यहां पर भी 1 से स्टार्ट है, 0 का या माइनस वाले टर्म्स का कोई लफड़ा यहां पर नहीं है, ठीक है। अब मैं तीसरे के बाद अगर बोलने जाऊंगा 5, तो 5 के को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5,15 आएगा। बट 15 तो यहां सेट ए में मौजूद ही नहीं है ना, तो ये वाला पेयर तो हमें इस सेट से मिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर दूसरा एलिमेंट भी सेट ए से ही आ रहा है, पहला एलिमेंट भी सेट ए से ही आ रहा है। मतलब भाई जो इसकी लिमिट है वो 1 से लेके 14 तक ही है, 15 तक तो अपन पहुंच ही नहीं रहे। तो भाई पहला एलिमेंट अगर 5 हो गया तो भाई 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर या इससे बड़ा अब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहां इस रिलेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि भाई इसके बाद तो 6 के साथ 18, 7 के साथ 21 और बड़े बड़े नंबर्स आएंगे जो कि यहां तक है ही नहीं, इसकी भाई लिमिट ही नहीं है वहां तक, ठीक है। तो ये है आपके रिलेशंस को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। कौन कौन से यहां पर ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल रहे हैं? तो 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12। तो रिलेशन आपने यहां पर बना लिया, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपकी जो बात है वो खत्म नहीं हुई है, अभी सिर्फ रिलेशन फॉर्म हुआ है। असल क्वेश्चन इसका क्या था? मेन ये पूछ क्या रहा था? तो ये मेन पूछ रहा था कि भाई डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो क्या ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हैं, क्या सिमेट्रिक हैं, क्या ट्रांजिटिव हैं? जल्दी से रिकॉल करो और बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते थे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होते थे जहां पर हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड होता था। मतलब कि अगर यहां पर 1 से लेके 14 तक सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो हर एक एलिमेंट को खुद से एसोसिएट होना चाहिए था और इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए था, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव बनता। मतलब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 अप टू 14,14 ये हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो है हमें रिलेशन आर में चाहिए था, बट यहां नहीं मिल रहा। मिल रहा है क्या? देखो ना आप, रिलेशन जो बना है आपका, कहां गया रिलेशन? अरे भैया रिलेशन ये रहा। यहां पर आप देखोगे चालू ही 1,3 से हो रहा है, और ऑब्वियस सी बात है जो रिलेशन ने यहां पर अपनी भाई डेफिनेशन दी है उसमें एक नंबर को दूसरे के थ्राइस होना है। तो भाई कोई भी नंबर खुद के थ्राइस तो हो नहीं सकता है ना, तो एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी एसोसिएटेड टू इटसेल्फ इन दिस रिलेशन। तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि भाई एज सबसे पहला वाला जो है ना 1,1 वही नहीं दिख रहा है यहां पर, तो उतना ही बोल दो काफी है। आप क्या बोलोगे? एज 1,1 is not present in the relation, therefore it is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, क्योंकि इसको ये नहीं मतलब 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 2, 12 आए ये सारे के सारे हमारे सेट में, हमें कोई दिक्कत नहीं हमारे रिलेशन में, बट हर एलिमेंट को खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए था। 1,1, 2,2 ये सारी चीजें आनी चाहिए थी, बट नहीं आ रहे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा आप बोलोगे भाई सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है 1,3 तो उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर मतलब 3,1 भी आना चाहिए था इस रिलेशन में, तब जाकर वो कैसा बनता है? उल्टा सीधा एक समान टाइप का, यानी सिमेट्रिक, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे भाई 1,3 आ रहा है, एज 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट 1,3 आ रहा था तो 3,1 भी आना था, बट भाई 3,1 यहां पर आ नहीं सकता था क्योंकि फर्स्ट का थ्राइस होना था सेकंड वाला, सेकंड का थ्राइस नहीं होना था फर्स्ट वाला, तो 3,1 नहीं आ सकता। तो आप यहां पर 3,1 नहीं आ रहे देख भी रहे हो, तो आप बोलोगे 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर
इट इज, वो एस कहां गया, नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव है क्या? तो ट्रांजिटिव के लिए भाई यहां पर एक कंडीशन होती है कि पहला वाला पेयर कंप्लीट होना चाहिए। पहला वाला पेयर क्या होता है सर, पूछोगे ना? तो मतलब कि ट्रांजिटिव के लिए मैंने बोला कि अगर भाई यहां पर इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब किसी रिलेशन में अगर एक ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी आ रहा है एंड इसके साथ ही कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा आ रहा है जहां पर जो पहला एलिमेंट है वो कहीं पर दूसरा एलिमेंट है, मतलब इसका जो सेकंड वाला एलिमेंट है कहीं पर फर्स्ट एलिमेंट बनकर आ चुका है, तो भाई अब ट्रांजिटिव बनाने के लिए इसको इसका फर्स्ट और इसके सेकंड का एक ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट करवाना पड़ेगा अपने रिलेशन के अंदर। मतलब कि अगर a कॉमा बी और b कॉमा सी आ रहा है इस रिलेशन में, तो a कॉमा सी को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा r को, r में। मतलब ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन। लेकिन किंतु परंतु यहां पर जब आप देखोगे कि क्या 1 कॉमा 3 पे खत्म हो रहा है, ये क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर 3 से स्टार्ट हो रहा है? ढूंढो, थोड़ा सा ढूंढो, बहुत सारे हैं। नहीं है क्या? साफ साफ दिख रहा है कौन सा? ये भाई 1 कॉमा 3, ये 3 पे खत्म हो रहा है और कोई ऑर्डर पेयर जो 3 से स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है। मतलब कि 1 कॉमा 3 अगर आ रहा है यहां पर और 3 कॉमा 9 आ रहा है, तो भाई यहां पर 1 कॉमा 9 का भी एक ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए था, जो कि एब्सेंट है ही नहीं प्रेजेंट। तो आप बोलोगे एज 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 कॉमा 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 कॉमा 9 इसका पहला और इसका आखिरी लिंक्ड ही नहीं एक दूसरे से, तो 1 कॉमा 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज ये क्या हो गया, ये हैंग क्यों हो रहा है, इतना बड़ा धीरे चल रहा है। चलो यहां लिखते हैं, हाँ दिक्कत तो है इसमें। चलो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ऊपर भाग गया है। थोड़ा सा आप लोग मुझे इसको ठीक करने का मौका दें। चलो मूव पे ही है। चलो तो यहां पे बोल दोगे देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो भाई फंक्शन जो है कैसा निकला, ना तो ये सिमेट्रिक निकला, ना तो ये रिफ्लेक्सिव निकला, ना ही ये ट्रांजिटिव निकला। तो जो फंक्शन है, जो सेकंड वाला, जो फर्स्ट वाला अपना क्वेश्चन आया है सबसे पहला ही, वो कैसा है? इट इज नीदर, क्या है सबसे पहला वाला? नीदर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना तो सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, रिलेशन है। ठीक है, चलो तो फिर बात समझ में आ रही है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट को खुद से एसोसिएट होना चाहिए, a कॉमा a आना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, जितने भी सेट में अपने नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको हर को आपको एक दूसरे से एसोसिएट करवाना पड़ेगा अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो। दूसरा, सिमेट्रिक में अगर a कॉमा b आ रहा है तो b कॉमा a उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी आना चाहिए। और ट्रांजिटिव में क्या, अगर a कॉमा b आ रहा है और b कॉमा c आ रहा है तो a कॉमा c भी उस रिलेशन में आना चाहिए, तब जाकर वो क्या बनता है? ट्रांजिटिव। तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तीनों नहीं हुआ
तो नॉर्मल रिलेशन, कोई भी खास इसमें बात नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ये। आर क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू लेस देन 4 बोली है। ठीक है, तो भाई x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं और ये जो दोनों x और y नंबर से कहां से आ रहे हैं, कौन से सेट से आ रहे हैं, तो यहां पर n दिया हुआ है। n का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से कहां तक चलते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये एक इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बोल रहा है अपन से। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कहां से कौन कौन सी रख सकता हूं मैं, बताओ। यहां पर x की वैल्यू यहां पर बोल रहा है 4 से कम, तो नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर से तो कहां से कहां तक चलेंगे, 1 से लेके 3 तक। 4 तो अपन पहुंच नहीं सकते, लेस देन 4 बोला, इक्वल टू भी नहीं बोला, तो आप आ जाते हो भाई x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x कैन बी 1, 2 और 3। तो y क्या क्या हो सकता है, x प्लस वाई नहीं था यार, r क्या था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। और मिट जा रे भाई, r इज इक्वल्स टू, r क्या है, x इक्वल्स टू, सॉरी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो x की अलग अलग वैल्यूज यहां पर रखो और y की वैल्यूज निकालो। ठीक है, अब x की वैल्यू कौन कौन से रख सकते हो आप, तो y इज इक्वल्स टू एक्स कितना है 1, तो 1 प्लस 5 यानी कि 6। तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला, जब x क्या है 1 है तो y 6 हो गया, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1,6। अब x की वैल्यू कौन सी, 2 रखो, तो x की वैल्यू आप 2 रखते हो, y हो जाता है 2 प्लस 5 यानी कि y हो जाता है 7। तो एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया आपको, ये वाला हटा देना, कॉमा की जरूरत नहीं वहां पर। एक ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल गया 2,7। देन x की वैल्यू आप क्या रखोगे, 3 रखो, y हो गया 3 प्लस 5 यानी कि 8, तो एक मिल गई आपको 3,8। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है यहां पर वो मिल चुके हैं आपको। ठीक है, कौन कौन से मिल चुके हैं, तो यहां पर आपको ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में मैं लिखता हूं, तो ये हो जाएगा कौन कौन सा, 1,6, 2,7 एंड 3,8। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल चुके हैं, यहां पर रिलेशन आपके सामने रोस्टर फॉर्म में मौजूद है। अब मैं आपसे पूछूं रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो सबसे पहले ही देख के आप बता सकते हो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1,1, 2,2, 3,3 ऐसा तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना यहां पर, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर एज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक होगा कि नहीं बताओ, 1,6 आ रहा है इसमें, तो सिमेट्रिक होने के लिए और क्या आना चाहिए था, 1,6 आ रहा, तो सिमेट्रिक होने के लिए 6,1 आना चाहिए था। आ रहा है क्या, आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर एज 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। भाई ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब यहां पर प्रश्न जो उठता है वो काफी अच्छा और तगड़ा उठता है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद कई सारे लोग गलत कर देते हैं, बोलते हैं भाई ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पे जाओ। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पे जाते हैं, तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पे क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, देन ओनली a, c शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तब जाकर ट्रांजिटिव होगा। पहली कंडीशन है a, b और b, c साथ में बिलोंग करने चाहिए। ये दोनों एक ही कंडीशन है, याद रखना कि अगर कहीं पर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड नंबर का एलिमेंट है, अगर कहीं पर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर में वो फर्स्ट नंबर का एलिमेंट बनकर आ रहा है, उससे स्टार्टिंग हो रही है, तब आप तीसरी कंडीशन को चेक करने जाओगे कि a, c जो है वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं। बट अगर सेकंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, कौन सी, 1,6 आ रहा है लेकिन कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिख रहा जहां पर 6 जो हो वो फर्स्ट एलिमेंट हो, नहीं है ना। 2,7 आ रहा है लेकिन किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में 7 जो है फर्स्ट एलिमेंट नहीं है।
3,8 आ रहा है, लेकिन किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में 8 जो है फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो सेकंड कंडीशन अगर पूरी हो ही नहीं रही है तो तीसरी पेयर देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। तीसरी कंडीशन सिर्फ तब चेक करोगे जब सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही होगी, तब उसको ट्रांजिटिव होने के लिए तीसरी कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है तो ऐसे ही आप बोल दोगे कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहां पर, एज A comma B belongs to R, but B comma C does not belongs to R for any A comma B comma C belonging R। क्या बोला आपने, A comma B बिलोंग करता है R को और B comma C बिलोंग करता ही नहीं है R को, मतलब कहीं पर भी इसका सेकंड एलिमेंट किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बनकर नहीं आ रहा है। तो भाई तीसरी वाली कंडीशन देखना ही नहीं है, A B C तीनों अगर R के हैं तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज, कुछ ज्यादा ऊपर नहीं चला गया ये, therefore it is ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सही है, क्योंकि 1,1 2,2 नहीं आ रहे, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1,6 आ रहा है बट 6,1 नहीं आ रहा है, बट ट्रांजिटिव है क्योंकि कहीं पर भी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट किसी भी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बनकर नहीं आया है। तो भाई उस कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ट्रांजिटिव होगा। तो क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन। चलो, तो फर्स्ट का थर्ड क्या बोल रहा है आपसे, एक बार पढ़ो अच्छे से। तो अब यहां पर बोल रहा है भाई रिलेशन आर इन द सेट A 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है यहां पर, A पे अपन को रिलेशन आर बनाना और x, y इज डिविजिबल बाय x बोल रहा है, x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर दो जो हैं अपने नंबर्स आ रहे हैं x, y, और जो सेकंड वाला नंबर है वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया यहां पर रिलेशन हम निकाल लेते हैं भाई, कौन कौन से ऐसे नंबर्स बन रहे हैं जो पहले वाले नंबर से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो एक पेज ऐड करते हैं अपन, और ए क्या था भाई, 1 से लेके 6 तक था, हाँ ठीक है। अब सारे उन नंबर के मैं यहां पर रिलेशन, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर बना लेता हूं जिसमें पहले वाले नंबर से दूसरा वाला नंबर डिविजिबल है। ठीक है, x, y इज डिविजिबल बाय x, पहले वाले से दूसरा वाला नंबर डिविजिबल है। तो भाई 1 से तो सभी डिविजिबल हैं, तो 1,1 बनेगा, 1,2 बनेगा, 1,3 बनेगा, 1,4 बनेगा, 1,5 एंड 1,6। ठीक है, देन हर नंबर खुद से डिविजिबल तो होता, तो एक 2,2 भी बनेगा, देन 2,4 बनेगा। पवन जी यहां तो मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूं ना, अरे यार क्या बात है पवन यार, तुमको देखते साथ ही चीज सही हो जाती है भाई, में कुछ तो है, जादू तो है। 2,4 2,6, लेकिन आप लोग मेरे गवाह हो, बताना अभी यहां पर जादू हो रहा था कि नहीं, जब मैं 2 लिख रहा था बार बार तो गायब हो रहा था कि नहीं, बताना, पवन से बताना, मानता नहीं मेरी बात वो। ठीक है, 2,2 2,4 2,6, अच्छा तो भैया बताना ये वाली बातें आप लोग, और बोलना पवन भैया जाग जाओ, बोर्ड को ठीक कर दो। 2,2 2,4 2,6 हो गया। अब 3 पर आते हैं अपन, तो भाई 3 किस किस को डिवाइड करेगा, तो 3 खुद को तो करेगा ही डिवाइड, देन 3 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा, देन 4 खुद को ही करेगा, इन नंबर्स में से और किसी को करेगा नहीं। ठीक है, 5 जो है वो 5 को करेगा, 6 जो है वो 6 को करेगा। तो भैया ये रिलेशन तो बहुत अच्छे तरीके से बन गया है अपना, और यहां पर साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं, ये बताओ जल्दी से। हर नंबर खुद से एसोसिएटेड है कि नहीं, हर नंबर खुद से एसोसिएटेड मतलब कि 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से है कि नहीं, ऐसे ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं आपको, देखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो हर एक नंबर यहां पर खुद से एसोसिएटेड है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, फर्स्ट में एज
every element of the set is associated to itself therefore it is a reflexive relation। अब देखो भैया ऐसे थ्योरी नहीं लिखना आपको, इंग्लिश नहीं लिखनी इतनी, आप चाहते हो कि फिर भी बता सको कि रिफ्लेक्सिव है तो डायरेक्ट लिख देना एज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आर प्रेजेंट इन दिस रिलेशन देयरफॉर दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलो सिमेट्रिक पर आते हैं भाई। अब सिमेट्रिक की तो यार बात ही खत्म हो जाती है यहां पर। क्यों भाई कि अगर a कॉमा बी में मैं बात करूं, मैं नहीं बनाता रिलेशन, तब भी मुझे पता था कि a कॉमा ए की अगर मैं बात करता, नॉर्मली मैं बात करता रिफ्लेक्सिव के लिए, अगर मैं यहां पर बिना रिलेशन बनाए बात करूं तो वो भी देख लो कैसे करोगे। a कॉमा ए, तो इसका मतलब होगा a इज डिविजिबल बाय a। तो इसमें कोई दिक्कत लगी? अगर मैं बोल रहा हूं ए खुद से डिविजिबल है, मतलब ए खुद से डिवाइड हो जाता है, मतलब कि अगर हिंदी में बोले पवन भाई को समझाने के लिए, तो ए खुद के पहाड़े में आता है, गलत है क्या? नहीं है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई ये तो रिफ्लेक्सिव होना ही था, हर एलिमेंट खुद से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहां पर अगर सिमेट्रिक की बात करूं मैं, तो सिमेट्रिक में आप बोलोगे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है अगर आर को, तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा? मतलब अगर मैं यहां पर बोलूं कि 3,6 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 6,3 जो है वो भी आर को बिलोंग करेगा? तो आप बोलोगे नहीं यार 6 क्यों 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा ना। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ये इंप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये इंप्लाई नहीं करेगा और ये बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। या तो आप ऐसे बता दो, या फिर डायरेक्टली यहां पर कोई भी एग्जांपल लो कि 1,2 बिलोंग्स टू आर but 2,1 does not belongs to R, therefore it is not symmetric। बात समझ में आई आपको कि भैया अगर a कॉमा बी आ रहा है और b कॉमा ए आ रहा है तो सिमेट्रिक होगा, वरना सिमेट्रिक नहीं होगा। या तो आप डायरेक्टली डेफिनेशन से प्रूव कर दो, या फिर आप रोस्टर फॉर्म में लिख ही चुके हो, कोई भी एक एग्जांपल उठाओ और ये प्रूव कर दो कि नहीं भैया एग्जांपल के थ्रू भी आप देखकर बता पा रहे हो कि ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव की। तो यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर देखूं भाई 2,2 बिलोंग्स टू आर, 2,4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2,4 बिलोंग्स टू आर, 2,6 बिलोंग्स टू आर और 6,6 बिलोंग्स टू 2,6 भी आएगा, 1,3 1,6 आ रहा है। ठीक है, शुरुआत से देखते हुए चलते हैं अपन सारी चीजों को। ठीक है, 1,1 बिलोंग करता है आर को, 2,2 करता है, 3,3 करता है, 4,4 करता है, 5,5 और 6,6। ये जो डबलेट वाले होते हैं इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आता हूं यहां पर 1,2 बिलोंग करता है, यहां पर देखो ये 2 है और ये 2 स्टार्ट हो रहा है, तो भाई 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,2 बिलोंग कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 जो है ये 2 से एसोसिएट होना चाहिए, तो ऑलरेडी एसोसिएटेड है, पहले दिख गया। 1,2 कर रहा है, 2,4 कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 1,4 होना चाहिए, ये ऑलरेडी दिख गया। 1,2 कर रहा है, 2,6 कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 1,6 होना चाहिए, ये भी दिख गया। तो ट्रांजिटिव की अभी तक तो सारी कंडीशंस इनने फुलफिल करी हैं। 1,3 कर रहा है, 3,3 कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 1,3 होना चाहिए, ये भी हो रहा है। 1,3 कर रहा है, 3,6 कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 1,6 होना चाहिए, ये भी है। तो भाई यहां पर आप देख पाओगे कि हर एक एलिमेंट ट्रांजिटिव की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स चेक कर लो, या फिर ऐसा नहीं करना है तो आप देखो एक डेफिनेशन वाले वे से भी हम कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं A, B belongs to R and B, C belongs to R, अगर A, B बिलोंग करता है R को और B, C भी बिलोंग करता है R को, तो दिस शुड इंप्लाई दैट A, C शुड बिलोंग्स टू R। अब इसके लिए हमने क्या सीखा, अगर मैं बोलता हूं कि A, B बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब है A डिवाइड्स B।
अगर ए डिवाइड करता है बी को तो मैं लिख सकता हूं यहां पर a इज इक्वल्स टू सॉरी b इज इक्वल्स टू a इंटू समथिंग, तो उस a को मैं AP लिख देता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर समझ में आ गया कि b को a डिवाइड करता है, यानी b जो है वो a के टेबल में आता है, मतलब a में किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो b आ जाएगा। तो यहां पर आता हुआ दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है भाई, a डिवाइड्स b, b इज इक्वल्स टू a इंटू p। ठीक है, आप a इंटू p कोई भी एक नंबर करते हो तो b आ जाता है, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 1। देन मैंने बोला अगर b जो है वो c को डिवाइड करता है, ठीक है, तो आपने क्या बोला यहां पर b डिवाइड c, तो b अगर c को डिवाइड करता है तो c b के टेबल में आ रहा होगा, c अगर b के टेबल में आ रहा होगा तो c इज इक्वल टू b इंटू समथिंग, b इंटू क्यू लिख देता हूं मैं, ये आ गया सेकंड। ठीक है, अब यहां पर मैं बोलता हूं अगर a b को डिवाइड कर रहा है और b जो है वो c को डिवाइड कर रहा है, देन a कॉमा c शुड बी देयर, मतलब a डिवाइड्स c, ये भी होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो इस इक्वेशन में आता हूं भाई, इस इक्वेशन में आता हूं, b इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है AP, सॉरी मैं इस इक्वेशन में आता हूं, c इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, c इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है b इंटू क्यू, b इंटू क्यू, क्योंकि भैया b जो है वो c को डिवाइड करता है। ठीक है, अब मैं यहां पर बोलता हूं b की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर देता हूं, पुटिंग b इज इक्वल्स टू AP, इस इक्वेशन पुट कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी b की जगह a इंटू p इंटू क्यू, यानी a इंटू पी क्यू। मतलब साफ साफ दिख रहा है आपको कि ऊपर दिख रहा है क्या अपने आप ही, मतलब साफ साफ दिख रहा है आपको कि a में अगर मैं PQ का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, a में अगर मैं PQ का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो मेरे को C मिल जा रहा है, यानी कि यहां से मैं साफ बोल सकता हूं कि a इंटू समथिंग क्या हो रहा है, ये a इंटू समथिंग, समथिंग मतलब कुछ भी, यहां पर वो समथिंग क्या है, यहां पर वो समथिंग है PQ के इक्वल। a में किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन में करने पर c मिल रहा है, मतलब ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि भैया c जो है वो a के टेबल में आता होगा, मतलब a जो है वो c को डिवाइड करता होगा, तो आप बोलोगे देयरफॉर a डिवाइड्स c। शुरुआत से देखो एक बार कि क्या किया अपन ने, आपको यहां पर बोला गया a, b बिलोंग्स टू r, का मतलब है कि a, b अगर एक पेयर आ रहा है r में तो a जो है वो b को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आपने बोला अगर a b को डिवाइड कर रहा है मतलब b a के टेबल में आता होगा, a के टेबल में आता तो आप लिख सकते हो ना, जैसे मैं बोलता हूं मान लो 16 जो है वो 2 के टेबल में आता है तो आप लिख सकते हो ना 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। मैं बोलता हूं 45 5 के टेबल में आता तो आप लिख सकते हो ना 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। 2 में किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन करके 16 मिल रहा है, 5 में किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन करके 45 मिल रहा है, इसका मतलब 2 डिवाइड 16 एंड 5 डिवाइड्स 45। ऐसे ही मैं अगर बोलता हूं कि भाई मुझे a में किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन करके b मिल रहा है, मतलब a डिवाइड्स b। ठीक है, तो अब यहां पर सिमिलरली आप बोलोगे b, c भी अगर बिलोंग करता है अपने रिलेशन को, ठीक है, तो b, c बिलोंग करता है मतलब कि b डिवाइड्स c, पहला वाला दूसरे को डिवाइड कर रहा है ना, a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c। अब b अगर c को डिवाइड करता है तो c को मैं क्या लिख सकता हूं, b इंटू समथिंग। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, यहां से हमको प्रूव करना है कि a, c को भी बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन को। अब a, c का मतलब होता है a डिवाइड्स c, पहला वाला दूसरे को। तो अब c को मैं b इंटू क्यू लिख सकता हूं और b को मैं a इंटू p लिख सकता हूं। तो इस b की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दो, तो c की वैल्यू हो गई a इंटू p इंटू क्यू, क्योंकि b को a इंटू p लिख दिया आपने। अब इस pq को भी एक नंबर बोल सकते हो ना आप, pq भी एक नंबर हो गया भाई, अब कोई भी नंबर हो भाई, जैसे 2 इंटू 3 हो, 4 इंटू 5 हो, लेकिन एक नंबर तो आएगा उससे भी। तो आपने बोला कि अगर आप a इंटू समथिंग इक्वल टू c लिख पा रहे हो
मतलब ए जो है वो सी को डिवाइड करता है। तो आप इस कंक्लूजन तक पहुंच गए कि अगर ए बी को और बी सी को डिवाइड करता है तो ए जो है वो सी को डिवाइड करेगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो आर कैसा रिलेशन हो गया आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, तो भाई यहां पर आर क्या क्या है? आर रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि आर क्या क्या है? तो आर है रिफ्लेक्सिव, हर एलिमेंट खुद को डिवाइड कर रहा है, नॉट सिमेट्रिक, अगर ए बी को करता है तो बी ए को नहीं करेगा, एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, बट ट्रांजिटिव लिख देना वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों ही नहीं है। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ठीक है, या नॉट सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक ऐसा भी लिख सकते हो, जैसा चाहो वैसा लिख दो। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? रिलेशन आर इन द सेट Z of all integers defined as r is equals to x comma y, x minus y is an integer। कैसा रिलेशन होगा ये बताओ मुझे आप। आपने यहां पर बोला कि रिलेशन r जो है वो सारे इंटीजर्स पर है, ठीक है, और x माइनस वाई जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, इसको अपन यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट में। x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, क्या बड़ी बात है। अगर मैं यहां पर बोलूं कि a कॉमा a बिलोंग करता है r को, तो इसका मतलब है क्या कि भाई x और y दोनों की जगह अगर मैं a रखूंगा तो a माइनस a शुड बी एन इंटीजर। क्या a माइनस ए इंटीजर होगा? आपसे पूछूं मैं, क्या किसी नंबर को आप खुद से सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो इंटीजर बनता है? a माइनस ए कितना होगा बताओ? कोई भी नंबर खुद से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा? 0 होगा। बात सही है? तो अगर कोई भी नंबर खुद से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा। तो भाई यहां पर a माइनस ए को आप क्या बोल सकते हो? 0, और 0 क्या है? एक इंटीजर है। तो ये कैसा है? ट्रू है, बिकॉज a माइनस ए कितना होता है? 0, एंड 0 इज एन इंटीजर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगर a कॉमा b बिलोंग करता है r को, मतलब कि a माइनस b इज एन इंटीजर। अब कोई भी एक इंटीजर होगा, हम यहां पर बोल दिया कि a माइनस बी इंटीजर है, तो a माइनस बी को मैं c मान लेता हूं। कोई भी एक इंटीजर होगा, उस इंटीजर को मैंने c बोल दिया, तो क्या b माइनस ए आएगा यहां पर? तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ c। बट इंटीजर है, उसको साइन से क्या फर्क पड़ना है? a माइनस बी हो या b माइनस सी हो, दोनों ही इंटीजर्स होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी आपने ऐसी कुछ, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या बोला? a माइनस बी और b माइनस ए दोनों इंटीजर्स होंगे, भले वो माइनस सी हो लेकिन नेगेटिव भी चलेगा ना इंटीजर को, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई a कॉमा b एंड b कॉमा a बिलोंग्स टू r, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो आपने यहां पर बोला भाई कि ये जो है ये ट्रांजिटिव भी है क्योंकि a कॉमा ए बिलोंग करता है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव होगी? क्या ये रिफ्लेक्सिव हो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। आपने बोला कि a कॉमा ए बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव है, आपने बोला कि a कॉमा बी बिलोंग करता है तो b कॉमा ए भी बिलोंग करे तो ये सिमेट्रिक है। तो ये दोनों चीजें तो हो गई, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगी। ट्रांजिटिव होगी क्या? ट्रांजिटिव के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? तो उसके लिए चाहिए भैया a कॉमा ई बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो दिस शुड इंप्लाई दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। a कॉमा बी अगर r को बिलोंग कर रहा है मतलब कि a माइनस बी जो है वो इंटीजर होगा। अगर a माइनस बी इंटीजर है तो आप उसको बोल सकते हो लेट a माइनस बी क्या होगा? c, ठीक है। b माइनस सी, b माइनस a माइनस बी को आप कुछ दूसरा बोल दो, दूसरा बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्योंकि भाई ऐसे लाइन चलो सही रहता है ना। तो a माइनस बी को आपने क्या बोल दिया? p, इंटीजर, ठीक है। आपने बोला a माइनस बी एक इंटीजर है क्योंकि a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r को। तो r का तो डेफिनेशन ही है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर जो भी है उसमें जो दो एलिमेंट हैं, फर्स्ट वाले से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो एक इंटीजर बनना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ? आइए आएंगे। गाड़ी की चाबी चाहिए? मेरी गाड़ी की? क्यों? रोहित सर को चाहिए? 2 मिनट बच्चों, आ रहा हूं, गाड़ी की चाबी देके लो।
पवन, क्या बात है, बीच रिकॉर्डिंग में भी आके परेशान करते हैं मेरे को। ठीक है, अब a माइनस बी इंटीजर है, ठीक है। अगर a माइनस बी इंटीजर है तो मैंने बोल दिया चलो भाई a माइनस बी p के बराबर है, और b माइनस सी भी आ रहा है, अपन बोलते हैं ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो तीसरी वाली हो पाएगी कि नहीं? अगर हो पाएगी तो ट्रांजिटिव है, नहीं हो पाएगी तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो b माइनस सी कितना हो जाएगा? तो इसको मैं q बोल देता हूं। ठीक है, दोनों ही इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यह आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड वाले राइट हैंड से हो जाएंगे, p प्लस क्यू, तो b से b कैंसिल, a माइनस सी क्या आ गया? p प्लस क्यू। p इंटीजर है, q इंटीजर है, तो p प्लस क्यू क्या होगा? वो भी इंटीजर होगा। इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही आएगा ना, और क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, मतलब आएगा इंटीजर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो a माइनस सी भी क्या हो गया? p प्लस क्यू, मतलब कि हाँ भाई a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ये भी एक इंटीजर होगा। यहां पर बस इतना ही चाहिए, इनको इंटीजर हो जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। तो आपने बोला देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों ही है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? ये बन गया एक इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर? चलो आगे चलते हैं। चलो, तो फर्स्ट में ही जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके भी 5 पार्ट हैं। तो जो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो एक्चुअल में 9 पार्ट लंबा हो गया है। इससे पहले 4 कर चुके हैं, 5 और क्वेश्चंस करने हैं। क्या बात है, आई मीन फैंटास्टिक, इतना सारे क्वेश्चंस। चलो, तो फर्स्ट का ए वाला करते हैं, सॉरी फिफ्थ का ए वाला करते हैं अपन। ठीक है, फिफ्थ का ए क्या बोल रहा है? फिफ्थ का ए बोल रहा है आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, आर है आपका एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। चल रहे ऊपर चल। ठीक है, वो दोनों कहां वर्क करते हैं? सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो अब इसको बताओ आप लोग मुझे, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? रिफ्लेक्सिव का मतलब एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड टू इटसेल्फ, यानी ए कॉमा ए। यहां पर एक मैं बोलता हूं ए कॉमा ए आपका बन रहा है ऑर्डर्ड पेयर। तो ए कॉमा ए जो है वो आर को बिलोंग करेगा कि नहीं? ए कॉमा ए का मतलब क्या होगा? जैसे एक्स कॉमा वाई की मैं बात कर रहा हूं, तो एक्स कॉमा वाई का मतलब होता है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो ए कॉमा ए की बात करूंगा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। ए और ए दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। ए और ए दो है ही नहीं, ए और ए तो एक ही है। और ऑब्वियस सी बात है, मैं उसी जगह पे वर्क करूंगा ना जहां पर मैं वर्क करता हूं। तो मैं और मैं खुद जगह पे वर्क करते हैं, उसी जगह पे वर्क करते हैं। हाँ करते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही की बात नहीं है, क्योंकि दोनों भाई है ही एक। तो ए कॉमा ए तो बिलोंग करेगा ही इसको। ठीक है, जैसे मान लो पवन एक ही जगह पे काम करते हैं। हाँ करते हैं, तो भाई ये जो है ये बिलोंग करेगा आर को। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? तो जैसे मैं बोलता हूं मैं और पवन एक ही जगह पर काम करते हैं, आप बोलोगे हाँ स्टेप अप एकेडमी। और अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके और ट्विस्ट करके बोलूं, अरे ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है इतना, ट्विस्ट भी क्या, पवन और मैं एक ही जगह पे काम करते हैं, तो आप लोग बोलोगे हाँ ना सर एक ही तो बात है, स्टेप अप एकेडमी। तो इसका मतलब भी वही हुआ कि अगर मैं बोलता हूं a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये सही है कि नहीं है? या a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड हटा दो, इंप्लाइज दैट ही बोल दो डायरेक्ट कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई करता है कि b कॉमा ए जो है वो भी बिलोंग करेगा आर को। तो सही है? हाँ सही है, b कॉमा ए बिलोंग करेगा आर को। ठीक है,
तो यहां पर हम दोनों जो है एक ही जगह पर काम करते हैं, चाहे a कॉमा बी बोलो चाहे b कॉमा a बोलो। तो सिमेट्रिक है ये, हाँ सिमेट्रिक है। तो आप बोलोगे देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अरे रिफ्लेक्सिव तो हो गया ना यार, ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो अगर आपसे मैं पूछूं, जैसे आपके केमिस्ट्री के महान टीचर हैं राहुल गुरुंग सर, मैं बोलता हूं मैं और राहुल गुरुंग सर एक ही कंपनी में काम करते हैं, एंड राहुल गुरुंग सर एंड नेहा मैम वो भी एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो क्या मैं और नेहा मैम एक ही कंपनी में काम करेंगे? बताइए आप। ए कॉमा बी आएंगे क्या सर? आशु सर आ जाइए सर, 12th वाले हैं। अच्छा 12th हाँ सर के साथ भी देख लो, अब आ गए हैं सर, क्या बात है। अच्छा। अच्छी बात है। देखो मैं और सर एक ही कंपनी में काम करते हैं, सर और राहुल गुरुंग सर एक ही कंपनी में काम कर रहे हो। सर का बता दूं मैं, सर बहुत ही बड़े मैथमेटिक्स के टीचर हैं। क्या है ये? अच्छा ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। तो क्लास 11th में मैथ्स आप इन्हीं से पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो देखो ये भी स्टेप अप एकेडमी में काम करते हैं, मैं भी स्टेप अप एकेडमी में काम करता हूं। मैंने बोला मैं और सर स्टेप अप एकेडमी में काम करते हैं, सर और राहुल गुरुंग सर स्टेप अप एकेडमी में काम करते हैं, तो क्या मैं और राहुल गुरुंग सर भी स्टेप अप एकेडमी में काम करेंगे? ऑब्वियस है ना सर, करेंगे। तो हो गया ना ट्रांजिटिव, हुआ कि नहीं सर? बिल्कुल, बस फिर बात ही खत्म। थैंक यू सर, आप आए, एग्जाम्पल बन गए मेरे। बात खत्म, अब चाहिए। नहीं आप बिल्कुल मोटिवेट कर सकते हैं आप इनको चाहें तो। बच्चे मोटिवेट हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं बच्चे। क्या बात है सर, बहुत शानदार। ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद, आप आए, मेरा एग्जाम्पल भी बन गए आप। चलो, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्लियर है आपको। अगर मैं यहां पर बोलता हूं a कॉमा बी बिलोंग करता है r को, इसका मतलब a एंड b एक ही कंपनी में काम करते हैं, देन b कॉमा c बिलोंग करता है r को, तो भैया a कॉमा c भी बिलोंग करेगा r को, बिल्कुल करेगा यहां पर। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ए और बी एक कंपनी में करते हैं, बी और सी एक कंपनी में करते हैं, तो ए और सी भी एक कंपनी में करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, आप एग्जांपल लेकर बता सकते हो। ठीक है, क्लियर करें इसको। तो पहला वाला तो हो गया, दूसरे वाले पर आते हैं। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। मैं नहीं बता रहा, ये तो सेम वही है ना, एक कंपनी में काम करो या फिर एक लोकेलिटी में रहो, तो एक्स और वाई जिस लोकेलिटी में रहेंगे, वाई और एक्स भी उसी लोकेलिटी में रहेंगे। मान लो मैं और पवन एक ही जगह पर रहते हैं किसी एक कॉलोनी में, तो पवन और मैं भी क्या सेम ही कॉलोनी में रहेंगे ना यार, उसमें क्या दिक्कत की बात है? एक ही बात है, मतलब सिमेट्रिक है ये। ठीक है, अच्छा मैं एक बार बताता हूं, पवन जिस कॉलोनी में रहता है, क्या पवन भी उसी कॉलोनी में रहता है? रहता है ना। तो एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव भी है। अच्छा मैं पूछता हूं, अगर मैं और पवन एक कॉलोनी में रहते हैं, पवन और राहुल गुरुंग सर एक कॉलोनी में रहते हैं, तो क्या मैं और राहुल गुरुंग सर भी एक कॉलोनी में रहेंगे? मैं और पवन एक कॉलोनी में रहते हैं, पवन और राहुल गुरुंग सर एक कॉलोनी में रहते हैं, तो क्या मैं और राहुल गुरुंग सर एक ही कॉलोनी में रहेंगे? रहेंगे ऑब्वियसली। तो भाई ये भी कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। पवन ने भी सॉल्व कर लिया तो आप तो सॉल्व कर ही लिए होगे, ऑब्वियस सी बात। तारीफ क्यों पवन की। चलो आते हैं सी पर, तो ये पवन ही सॉल्व करेगा। पवन सी वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, बताइए। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो इसको दो तरीके से, मतलब 3 तरीके से देखना है इसमें, ठीक है। x इज, अगर x कॉमा y की बात करूं मैं, x इज टॉलर देन y ना, 7 सेंटीमीटर हो चाहे कितना भी हो। अगर बोलता हूं x y से बड़ा है हाइट में, तो क्या y x से बड़ा हो सकता है? मैं अगर तुमसे हाइट में बड़ा हूं, तो क्या तुम मेरे से हाइट में बड़े हो? नहीं हो, तो उल्टा सीधा एक समान नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा मैं खुद से हाइट में बड़ा हो सकता हूं क्या? ऐसा बोल सकते हैं, पवन है ना, पवन वो खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, खुद से कोई एलिमेंट एसोसिएट भी नहीं हो सकता इसमें, तो भैया ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे लिखोगे आप। x कॉमा y का मतलब है x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब क्योंकि 7 सेंटीमीटर खास तरीके से स्पेसिफाई किया हुआ है, तो यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है सिर्फ टॉलर बोलने में और 7 सेंटीमीटर टॉलर बोलने में। ठीक है, इसको अलग ही पेज पे कर लेते हैं अपन।
रिलेशन बी वाला था, या जो भी था सी वाला रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो यहां पर मैं अगर बोलता हूं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने जाऊंगा ए कॉमा ए, तो क्या ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए? ये पॉसिबल है? क्या खुद से कोई टॉलर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि कोई खुद से लंबा नहीं हो सकता, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर चाहे कुछ हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता, खुद से लंबा नहीं हो सकता कोई। दूसरी बात, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों भैया? ए 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, देन बी इज 7 सेंटीमीटर, ये देन ई वाला, स्मॉलर देन ए। भैया ए अगर बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, धीरे कर दो थोड़ा सा, तो बी जो है वो 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ए से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, तो आप बोलोगे नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं, क्या ट्रांजिटिव होगा? तो आप बोलोगे ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, तो ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। ठीक है, बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, तो बी इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। अब देखो, ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, और बी सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ए को मैं लिख सकता हूं बी प्लस 7 एंड सी को मैं लिख सकता हूं, बी को मैं लिख सकता हूं ए प्लस 7, सॉरी बी को मैं लिख सकता हूं सी प्लस 7, क्योंकि बी जो है वो सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा? तो आप बोलोगे यहां पर बी, अगर कुछ गलत कर दिया क्या, ए 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस 7, ठीक है। बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, तो बी इज इक्वल टू सी प्लस 7, ये भी ठीक है। चलो ऊपर वाली इक्वेशन में यहां पर मैं b की जगह c प्लस 7 रख देता हूं, तो a हो जाएगा c प्लस 7 प्लस 7, मतलब कि c प्लस 14 सेंटीमीटर। तो भैया a कॉमा सी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि a कॉमा सी बिलोंग करे तो a को भी 7 सेंटीमीटर ही बड़ा होना चाहिए था c से, बट यहां पर a जो है वो 14 सेंटीमीटर बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, कच्छू नहीं है ये रिलेशन, कुछ भी नहीं है। क्लियर है बात? नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ऊपर ही चले जाओ तुम, दिमाग खराब कर दिया है इसने। समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन में अपन को क्लियर हो गया कि भैया एन 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 नहीं, मतलब नहीं बोलते हैं, नो नीदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव, चलो पहले रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नॉर ट्रांजिटिव। नॉर ट्रांजिटिव, एबीसी हो गए। चलो अब इसका जो डी वाला है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, देखो भाई एक्स इज वाइफ ऑफ वाई कैसे करोगे आप? डी क्या है आपका? कैपिटल डी लिख देता हूं भाई यहां पर, आप लोग बोलोगे वरना मुझे। डी एक्स कॉमा वाई, अरे हट जाना भाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई,
एक्स वाइफ है वाई की, तो सबसे पहली बात तो भाई, क्या पवन खुद की बीवी हो सकता है? ये सिर्फ एक ही काम कर सकता है, एक इंसान थी ऐसी जो कर सकती थी, शीला। मुझे किसी की जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं, तो वो हो सकती थी, पता नहीं। बट यहां पर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, तो भाई मैं बोलता हूं अगर ए कॉमा ए, तो ए इज वाइफ ऑफ ए, तो ये ट्रू नहीं है। कोई खुद की बीवी नहीं हो सकता यार, खुद की बीवी नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। पवन खुद की बीवी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। पवन ऐसे व्लॉग बनाता है, उसमें पापा की परी बनने का शौक है इसको, पर ठीक है, अभी खुद की बीवी कोई नहीं हो सकता, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक। अब मैं बात करता हूं, अगर मैं बोलता हूं ए कॉमा बी, मतलब कि ए इज वाइफ ऑफ वाई, तो भाई यहां पर अब ए जो है अगर बी की वाइफ है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बी कॉमा ए भी इसमें आएगा, मतलब बी इज वाइफ ऑफ ए? बताओ भैया पवन, अगर ए जो है वो बी की वाइफ है, तो क्या बी जो है वो ए की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता ऑब्वियसली। बी जो होगा वो तो बेचारा ए का हस्बैंड होगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं आजकल, ठीक है, नॉर्मल, सारी नॉर्मल जो चल रही है उसकी बातें हो रही हैं यहां पर। तो बी जो होगा, अब आजकल बहुत सारी चीजें बदल रही हैं भाई, ठीक है। बी इज अ वाइफ ऑफ ए, ये ट्रू नहीं होगा, तो आप बोलोगे कैसा है, नॉट ट्रू। अब ट्रू नहीं है तो मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो भैया ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं देखते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव में केस थोड़ा सा ना अलग हो जाता है, तो मैंने बोला ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बी इज वाइफ ऑफ सी। क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये बताओ सबसे पहली बात तो भैया, ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा सी आर को बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि ए अगर बी की वाइफ है तो बी जो है वो हस्बैंड है ए का, वो किसी की बीवी नहीं बन पाएगा, वो किसी की बीवी नहीं बन पाएगा, तो मतलब कि बी कॉमा सी तो आएगा ही नहीं। और अगर दूसरी चीज नहीं आ रही तो तीसरे को चेक नहीं करना है। ट्रांजिटिव दो तरीके से चेक करते हैं, पहला कंडीशन आ रही है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दूसरी कंडीशन आ रही है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी को आना जरूरी है। लेकिन अगर पहली कंडीशन आ रही है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और दूसरी कंडीशन बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर तक आप पहुंच ही नहीं रहे हो, आप पहुंच ही नहीं रहे हो, तो भैया ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आपको चेक ही नहीं करना। बात क्लियर है? तो भाई यहां पर आप क्या बोलोगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन आप यहां पर साफ साफ बोल सकते हो बी कॉमा सी बिलोंग ही नहीं करेगा आर को, तो तीसरी कंडीशन को चेक नहीं करना है, बस आपको बोल देना देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। आपने बोला भाई ये तो आ रहा है बट दूसरी कंडीशन हो ही नहीं रही, तो तीसरी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है ये भाई अपना रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट के लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं। अभी पहला ही क्वेश्चन काफी बड़ा है आपका, 5 पार्ट के साथ। एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई को देखते हैं, ठीक है। एक्स कॉमा वाई में क्या बोल रहा है भाई, अपना 5वां पार्ट है ई पार्ट, और ये बोल रहा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब x अगर फादर है y का, ठीक है, x अगर फादर है y का, तो आप यहां पर बोलोगे कि भाई y, चलो नॉर्मल सी बात करता हूं मैं, अब इसमें पवन का एग्जांपल लेकर करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन आप बताओ क्या पवन जो है वो खुद का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी इंसान खुद का फादर हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो यहां पर आप बोलोगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है ए इज फादर ऑफ ए, ए खुद का बाप है तो पॉसिबल है क्या यार? नहीं है पॉसिबल। तो आप यहां पर बोलोगे ये ट्रू नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नॉट ट्रू, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव।
ठीक है, अब आप बोलोगे सिमेट्रिक के लिए a कोमा b बिलोंग्स टू r, मतलब a जो है b का बाप है, ठीक है, a इज फादर ऑफ b, तो क्या b कोमा a बिलोंग कर पाएगा r को? b इज फादर ऑफ a, ये सिर्फ दोस्ती में ही पॉसिबल है। चल बेटे मैं तेरा बाप हूं, वो बोलेगा नहीं बेटा मैं तेरे बाप हूं, ये सिर्फ दोस्ती में पॉसिबल है। बात ऐसी असल में हो नहीं सकती कि ए जो वो बी का फादर हो और बी जो वो ए का फादर हो, नहीं हो सकती नहीं हो सकती ना यार। वो उठपटांग शादियां कर लो अलग अलग तरीके से, वो वाला केस हो तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ए इज फादर ऑफ बी एंड बी इज फादर ऑफ ए, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। पवन जी देखिए यहां पर, अब आया, आप देखते हो तो आता है इसलिए मैं बोलता हूं, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो भाई, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब a इज फादर ऑफ a, ये पॉसिबल है, सॉरी a इज फादर ऑफ b, और मैं बोलता हूं b कॉमा c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है b इज फादर ऑफ c, ये पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। ए अगर बी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता हो सकता है। अब पवन जी थोड़ा सा ब्लड रिलेशन बताएंगे। बेटा पवन, ए बी का पापा है और बी सी का पापा है, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा? दादा पोते का। इसको भी पता है, क्या बात है। तो भाई अगर यहां पर आपको इसको ट्रांजिटिव बनाना है, ए कॉमा बी आ रहा है, बी कॉमा सी आ रहा है, तो ए कॉमा सी आना चाहिए था, बट ए कॉमा सी का मतलब होगा A is father of C, लेकिन A जो है वो C का फादर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि भैया A B का फादर है जो कि C का फादर है, तो A जो है वो C के फादर का भी फादर है। हर फादर का एक फादर होता है, हर बाप का एक बाप होता है, और उसको हम दादाजी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर भाई A इज फादर ऑफ C, ये पॉसिबल नहीं है, ये जो है ये नॉट ट्रू है, ठीक है। तो भाई चल जा ऊपर, अरे नीचे आ। तो यहां पर ना तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, कुछ भी नहीं है। तो भाई ये जो फर्स्ट के पांचों पार्ट हैं वो खत्म हो गए हैं। एक्चुअली जो पहला क्वेश्चन था उसमें खुद में 9 क्वेश्चंस थे, तो इस वीडियो को अभी हमें यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए कि क्वेश्चन सॉल्व करवाया आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आई होप ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर आपका वेलकम है, कभी भी कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। आपको मालूम है स्टेप अप एकेडमी में सारे तरीके के चैनल से और सारे तरीके के कोर्सेज हम आपको यहां पर पढ़ाते हैं। तो कोई भी आपका रिलेटिव हो, भाई बहन दोस्त यार कुछ भी हो, सब तक स्टेप अप एकेडमी के नाम पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे हम यहां पर उनका सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हमारे अलग अलग चैनल है, सबको आप फॉलो कर लेना, और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए इसको जिस तक आप कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर एक्सरसाइज 1.1 के और अलग पार्ट्स में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।